अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे आज देख रहे हैं, मैं इंडियन इकॉनमी के कुछ एमसीक्यूज़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो हम इंडियन इकॉनमी के टॉप 100 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें हम 20 से 25 एमसीक्यूज़ एक वीडियो के अंदर करेंगे और 2-3 लेक्चर्स के अंदर जो है हम ये 100 प्लस एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो क्या है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया की कैन नॉट बी सेड टू बी। इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग को हम क्या नहीं कह सकते हैं? क्या हम इंडिया की प्लानिंग को इंडिकेटिव नहीं बोल सकते, इंपरेटिव नहीं बोल सकते हैं, लिमिटेड नहीं बोल सकते हैं या डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं? तो डेमोक्रेटिक इंडिया की है, इंडिकेटिव भी है, लिमिटेड भी है, लेकिन इंपरेटिव जो है इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग सिस्टम जो इंडिया का है वो लिमिटेड भी है, इंपरेटिव नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग इन तीनों में से कौन सी लिस्ट के अंदर आता है? क्या ये स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है पेश किया था, तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर कि इसको कौन पब्लिश करता है? क्या इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करती है, प्लानिंग कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करती है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इसके फाइनेंस मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण है। ठीक है, now the question number 3 is India is the biggest producer as well as largest consumer and importer of which of the following crops? मतलब हिंदुस्तान सबसे ज्यादा ऐसी क्रॉप है जिसको हिंदुस्तान सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करता है, उसको कंज्यूम भी करता है और इंपोर्ट भी करता है। इंपोर्ट होता है बाहर से खरीदना, तो ऐसी वो कौन सी क्रॉप है? क्या वो व्हीट है, क्या वो कॉटन है, क्या वो शुगर कैन है या वो पल्सेस है? तो वो पल्सेस हैं जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बनती भी हैं, कंज्यूम भी करता है और इसको इंपोर्ट भी बाहर से बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, now the question number 4 is which of the following is an example of passive investment instrument? पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नीचे दी गई टर्म्स में से कौन सी टर्म है? गोल्ड, ईटीएफ्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें जो गोल्ड ईटीएफ्स है ये हमारा पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए परसिस्टेंट फॉल इन द जर्नल लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। मतलब जब प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का कंटिन्यूसली कम होता जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे, डिसइंफ्लेशन बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन बोलेंगे या डिप्रेशन बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन। क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन बोलेंगे। डिफ्लेशन क्या होता है? जर्नल फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर इधर लिखा होता है कि फॉल की जगह इंक्रीज लिखा होता है कि अगर कंटिन्यूसली प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन का अपोजिट है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है कीमतों का घटना और इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था पहले, यहाँ पे 2014-15 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जिसको रिप्लेस किया गया है नीति आयोग से। किससे रिप्लेस किया गया है? 1 जनवरी 2015 से ये फोर्स में है।
ठीक है। तो इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो 1950 में बना हुआ था। तो इस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन हुआ करते थे? तो वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और आज भी नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे ये जो नीति आयोग है इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, एक्रोनियम क्या है इसका, ठीक है। Now the question number 7 is the 1 rupees नोट जो है not bear the signature of, जो 1 रुपये का नोट होता है क्या उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर नहीं होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं होता है, या फाइनेंस सेक्रेटरी का नहीं होता है? तो फाइनेंस सेक्रेटरी का जो सिग्नेचर है वो 1 रुपये के नोट पे नहीं होता है, ठीक है। Now the question number 8 is which of the following will not, ये कम है, ठीक है, कम अंडर द प्रोपोज्ड जीएसटी इन इंडिया, मतलब जो जीएसटी है जनरल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा टैक्स है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि 1 जुलाई 2017 को जो है इनफोर्स में आया है, ठीक है। जीएसटी डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रोपोज्ड जीएसटी के अंदर नीचे दी गई चीजों में से कौन सा नहीं आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं, हैंडीक्राफ्ट नहीं आता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज नहीं आती हैं, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है प्रोपोज्ड जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरीज, जेम्स, ये सब चीजें जो है जीएसटी के अंदर आती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। Now the question number 9 is the concept of 5-year planning, है ना। 5-year planning जम्मू इंडिया के अंदर थी, ठीक है, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो 5-year प्लान हुआ, जैसे फर्स्ट प्लान जो है वो 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। तो ये प्लानिंग कमीशन का कंसेप्ट जो है इंडिया ने किस कंट्री से लाया था? ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो है रशिया से लाया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ 5-year प्लान वाज बोरोड फ्रॉम रशिया, ठीक है। हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है इंडिया का, ठीक है, ये चेंज होता रहता है हर साल, इसका डेटा चेंज होता रहता है। तो ये फिक्स्ड को, ये स्टैटिक जीके होता है हमारे पास, ठीक है, जिसके जो हमारे पास जो है डेटा ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे बी दिया हुआ चाइना है, कभी हमारे पास अमेरिका भी होता है, ठीक है। तो इन विच ईयर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप? एनडीसी, एनडीसी जो है कब बनी थी? ठीक है, एनडीसी प्लानिंग कमीशन के साथ साथ एनडीसी भी बनी हुई थी 1952 के अंदर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है कब बनी हुई थी? 1952 में। Now the question number 12 is the Department of Family Planning. फैमिली प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट था वो कब बना था? उसको सेटअप किस ईयर में किया गया था? 1966 में फैमिली प्लानिंग के डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया था, ठीक है। Now the question number 13 is which of the following is our immediate objective of the population policy to 2020? जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2020 में आई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? What was the main objective of the नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2020? मीट द नीड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, ठीक है, कंट्रासेप्शन जो कंट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं फैमिली प्लानिंग को रोकने के लिए। मीट द नीड्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, के इस पॉपुलेशन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव था कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, या हेल्थ पर्सनल जो है उनकी नीड्स को पूरा किया जाए, या सब के सब काम थे। तो ये सारी की सारी बेसिक नीड्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज रेट ऑफ ग्रोथ इन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज स्टेबलाइज्ड एट, मतलब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है, ठीक है, ये हमारे पास इकोनॉमी के अंदर एक टर्म यूज की जाती है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो इस ये कितना होना चाहिए, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए जिस परसेंटेज पे, जिस टर्म पे ये स्टेबलाइज्ड माना जाता है? तो दिस इज 3.5%, 3.5%, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 15 इज द बुक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसको किसने लिखा है? एम विश्वेश्वरैया जो है इन्होंने ये बुक लिखी है प्लानिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग है ये, AYO जी। तो अभी मैंने आपको ये होमवर्क दिया था बट ये क्वेश्चन आ गया। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास नीति आयोग की फुल फॉर्म है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आर इंक्लूडेड इन, जो ट्रेड अनफेयर तरीके से किया जाता है तो उसको कौन से एक्ट में डाला जाता है, FERA, FEMA, MRTP एक्ट या एंटी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो MRTP एक्ट के अंदर जो है अनफेयर ट्रेडिंग को डाला जाता है। तो ये जो तीन हैं, तीन टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप मुझे इनकी फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट सेक्शन में। FERA इसकी फुल फॉर्म क्या है, FEMA इसकी फुल फॉर्म क्या है, MRTP एक्ट फुल फॉर्म क्या है। तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट किसके साथ रिलेटेड है, क्या ये टेक्सटाइल के साथ रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, केमिकल्स या प्लास्टिक्स। तो मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद टेक्सटाइल्स। ठीक है, ये न्यूज में था इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाला हुआ है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड विद टेक्सटाइल्स। अब हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड है। नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन देता है, IDBI ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया क्या ये शॉर्ट टर्म लोन देता है, RBI क्या ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, तो रूरल रिजर्व बैंक ठीक है, क्या रीजनल रूरल बैंक, RRB रीजनल रूरल बैंक क्या ये एग्रीकल्चरल लोन देता है। तो जो RBI है यहाँ पे ये करेक्टली मैच है, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है हमारे को। ठीक है, तो नाबार्ड जो है ये इंडस्ट्रियल लोन नहीं देगा, इंडस्ट्रियल लोन ये IDBI देता है। ठीक है, और नाबार्ड जो है हमारे पास एग्रीकल्चरल लोन देता है। ठीक है, और RRB जो है ये शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। बट यहाँ पे हमको बोला है कि करेक्टली मैच्ड कौन है, तो उसको ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो 1935 में जो है ये हमारे पास RBI बनी थी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे करंट गवर्नर जो है RBI के, जो करंट गवर्नर हैं वो कौन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। आपने LPG मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने पूछा है ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिया गया है जो चार, कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ठीक नहीं है। कि सारी की सारी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारी की सारी इकोनॉमीज को क्लोज कर दिया जाए, सेक्युलर इकोनॉमीज होनी चाहिए, ओपन इकोनॉमीज होनी चाहिए विद ट्रेड लिबरलाइजेशन। नन ऑफ दीज करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो देखो ऑल इकोनॉमीज आर क्लोज्ड, ये करेक्ट की बात है, इधर इज नॉट करेक्ट बात नहीं है, इज करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तो इसमें जो है ओपन इकोनॉमीज होनी चाहिए विद ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये इसका ऑप्शन ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन होता है पूरे ग्लोब में, हमें इकोनॉमीज को ओपन करना है तो क्लोज्ड नहीं करना है। ठीक है, सेकुलर भी, सेकुलर इकोनॉमीज इसका कंसेप्ट नहीं है। Now the question number 21 is, which one of the following was the objective of 12th 5-year plan of the India। 12th 5-year plan जो हमारे पास टोटल 12 5-year plan रहे हुए हैं, ये 2012 से 17 तक ये वाला प्लान रहा था। ठीक है, तो ये 12th 5-year plan जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, फास्टर sustainable and more inclusive growth was the main objective of 12th 5-year plan of India। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, क्या ये सोशलिस्ट है, गांधीयन इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है या फ्री इकोनॉमी है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इंडिया में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिक्स्ड करके मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट आता है जो कि इंडिया इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहाँ पे दोनों एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को इक्वली प्रमोट किया जाता है स्टेट के द्वारा,
There is coexistence of public sector along with private sector. There is importance of small sector industries along with heavy industries. या इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर्स के द्वारा। तो मैंने अभी बोला कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो कोएग्जिस्टेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? अभी हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन होता है। और प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन कौन होते हैं? ठीक है, तो डिप्टी चेयरमैन जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है। कोई व्यक्ति जो है अपॉइंट किया जाता है जो कैबिनेट मिनिस्ट्री के रैंक को होल्ड करता है, वो डिप्टी चेयरमैन जो है प्लानिंग कमीशन के होते हैं। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है, ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसमें ज्यादा किस चीज के ऊपर स्ट्रेस किया गया था कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज्यादा फोकस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर किया गया था, लेकिन जो सेकंड वाला था वो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इसको सेकंड 5 ईयर प्लान में ज्यादा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो सेकंड 5 ईयर प्लान का वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, रूलिंग प्लान्स भी यहाँ पे आए थे, वो कितने साल के लिए आए थे? ठीक है, रूलिंग प्लान मतलब यहाँ पे आया था। आप मुझे ये बताएंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद रूलिंग प्लान आया था? 1 साल का था ये टोटल। ठीक है, ऑप्शन में मैंने दे दिया, क्वेश्चन है पहला ये कि रूलिंग प्लान जो है डिजाइन फॉर द पीरियड ऑफ 1978 से लेकर 83 तक जो है रूलिंग प्लान डिजाइन किए गए थे, 1 साल के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान ना कि 31st है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसी तरह से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है इसका जो ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था, ये तो सेकंड 5 ईयर प्लान का था। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है ये जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सेल्फ रिलायंस किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था और इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हम आज करेंगे। मेजर पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज इन विच सेक्टर? आपको पता है कि हमारे मेनली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना। तो और इकोनॉमी के अंदर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है। तो मेनली जो काम करते हैं इंडिया के अंदर वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज्यादा लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आज हमने किए, बाकी वाले हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो काफी है आज के लिए, मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।